दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल शाम को एक ऐसी खबर सुनने को मिली अचानक कि कानों पर यकीन नहीं हुआ कि इतना गुपचुप तरीके से और इस तरह से ये खबर आएगी, और वो भी जब जब चुनावी प्रचार खत्म होने के अंदर महज 1 घंटा बचा हुआ था। और वो थी अशोक तंवर की बीजेपी में कांग्रेस में वापसी। और कांग्रेस में वापसी भी एक तरह से ऐसे हुई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो छोड़िए, खुद भूपेंद्र हुड्डा को भी इस चीज़ की भनक नहीं लगी कि अशोक तंवर कांग्रेस में वापस आने लग रहे हैं। और इसमें ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि जिसमें जो अंधभक्तों के हिंदू हृदय सम्राट है और जो चाणक्य के गुरु महाचाणक्य हैं बीजेपी के, उनको भी भनक नहीं लगी। और अगर भूपेंद्र हुड्डा को भी इस चीज़ की भनक लग जाती तो मुझे यकीन था कि भूपेंद्र हुड्डा इस चीज़ का विरोध करते और शायद अशोक तंवर को कांग्रेस में नहीं आने देते। लेकिन खैर राहुल गांधी ने ये एकदम से एक ऐसी चाल चली, उसको पता था, वो पिछले कई दिन से राहुल गांधी के और अशोक तंवर की बातचीत चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ राहुल गांधी और अशोक तंवर के बीच में थी। किसी भी और दूसरे यहाँ के अशोक तंवर के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता था कि अशोक तंवर वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाने लग रहे हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि इतने गोपनीय तरीके से और इलेक्शन से महज 24 घंटे 36 घंटे पहले अशोक तंवर का ज्वाइन करवाना ये दिखाता है कि अब वास्तव में राहुल गांधी, जिसको कि अंधभक्तों द्वारा पप्पू की उपाधि दी गई थी, वो पप्पू पास हो गया है। और जो अंधभक्तों के हिंदू हृदय सम्राट थे और जो चाणक्य ही नहीं महाचाणक्य थे, वो एकदम से फेल हो गए। खैर चलो ये तो दूसरी बात है, लेकिन मैं थोड़ा अशोक तंवर की वापसी के बारे में बताना चाहूँगा कि अशोक तंवर को सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अशोक तंवर को कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए थी दोस्तों। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए थी, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा अपने दर्शकों को, जो भारत लिंक के दर्शक हैं, जो भारत लिंक ग्लोबल के दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना, अशोक तंवर के बारे में बताना चाहूँगा कि अशोक तंवर कौन है और अब तक उन्होंने क्या किया। तो अशोक तंवर हरियाणा के झज्जर जिले के चिमनी गाँव के रहने वाले हैं और वो शुरू से ही राजनीति में रुचि रखते थे। और जब वो स्टूडेंट थे, यानी पढ़ाया करते, तब से ही राजनीति में रुचि थी और सक्रिय राजनीति के अंदर स्टूडेंट यूनियन में वो आए जब उन्होंने जेएनयू में दाखिला लिया। तो जेएनयू में दाखिला लेने के बाद वो एनएसयूआई से जुड़े। तो मैं अपने जो नए दर्शक हैं और जो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट यूनियन की 2 ही वो हैं, शाखाएँ हैं, विंग हैं। एक है एबीवीपी, एबीवीपी का मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी की एक ब्रांच है जो कि स्टूडेंट राजनीति करती है। और एक है एनएसयूआई, ये है कांग्रेस की, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस की है। मुख्यतः ये 2 ही हैं, बाकी तो छोटी-मोटी हैं। तो एनएसयूआई से जुड़े जेएनयू में जाने के बाद अशोक तंवर, और वो पहले सचिव बने एनएसयूआई के और 2003 में वो उसके बने अध्यक्ष एनएसयूआई के। तो अध्यक्ष बनने से उनका नाम था वो चर्चा में आया। अशोक तंवर दोस्तों शुरू से ही राहुल गांधी के बहुत करीबी रहे हैं। अब स्टूडेंट यूनियन में जब वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे तब भी, और जब उसके लगातार 2 साल तक उन्होंने एनएसयूआई के चुनाव के अंदर एनएसयूआई के ही कैंडिडेट्स को जिताया। तो 2005 में राहुल गांधी के कहने से ही जो अशोक तंवर थे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, हरियाणा की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आने से और राहुल गांधी के नज़दीक होने से 2009 में कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया सिरसा से, और वो लोकसभा का, और वो 3.5 लाख वोटों से जीते और सांसद बने। तो इससे उनकी और भी थोड़ी लोकप्रियता बढ़ी। 2014 के अंदर राहुल गांधी ने उनको यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मतलब ये था कि उस टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा भी पॉलिटिक्स के माहिर थे और पॉलिटिक्स में उनका वर्चस्व, हरियाणा के अंदर उनका वर्चस्व कायम हो चुका था। इस चीज़ को भूपेंद्र हुड्डा है वो सहन नहीं कर पाए। और जैसा कि भूपेंद्र हुड्डा के बारे में लोग बोलते हैं कि वो एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके नीचे कभी भी दूसरा पेड़ है वो नहीं पनप सकता। अगर हम इसको इतिहास भी देखें तो आपको याद होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह कितने बड़े नेता थे, वो राहुल गांधी के कारण ही बीजेपी में गए थे। और जो भजन लाल परिवार है, कुलदीप बिश्नोई भी राहुल गांधी के भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही पार्टी छोड़ कर बीजेपी में गए थे।
और कुमारी किरण चौधरी भी जो बीजेपी में गई है, वो भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही गई है। और जो रणदीप सुरजेवाला है, हालांकि पार्टी तो नहीं छोड़ी उन्होंने, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबियों में से हैं और वो उसके प्रवक्ता भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है कांग्रेस के, इसलिए वो कांग्रेस तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन उनको नरवाना सीट तक समेट दिया। और लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही उनको नरवाना सीट तक समेटा। और अब जो चर्चा चली थी कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा को भी अगर रोकने वाले थे तो उसकी दो वजह थी। एक तो ये था कि बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर की ऑफर नहीं दी, दूसरा फिर ये था कि राहुल गांधी के करीबी होने के कारण राहुल गांधी ने उनको मना भी लिया और वो वापस उसके एक तरह से वो नहीं जा पाई कांग्रेस से। नहीं तो अगर भूपेंद्र हुड्डा की चलती तो अब तक तो जो कुमारी शैलजा थी वो कांग्रेस छोड़ के जा चुकी होती। और अब जब ये मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने एकदम से चला, तो जैसे स्टेज के ऊपर अशोक तंवर आए तो आप लोगों ने देखा होगा कि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे के ऊपर जो है वो एक अप्रिय भाव थे। अप्रिय भाव इसलिए थे कि वो पहले भी अशोक तंवर भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही छोड़ कर गए थे, और भूपेंद्र हुड्डा कैसे सहन कर सकता था कि उसके पैरेलल कोई लीडर वो हो, और अगर उसको पहले पता भी चल जाता तो वो कांग्रेस में उसकी एंट्री नहीं होने देते अशोक तंवर की। और इस चीज़ से उनके फेस इंप्रेशन से भी पता चलता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो अशोक तंवर की जो है कांग्रेस के अंदर वापसी हुई। हालांकि इसको जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसको आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स बता रहा है, कोई इसको ये बता रहा है कि कितने दिन तक वो चलेंगे, कितने दिन तक पार्टी के अंदर रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो चलता रहता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो मैं अशोक तंवर के सफ़र के बारे में बता रहा था। तो 2019 में अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी थी, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वजह दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना दल नाम की एक पार्टी थी वो ज्वाइन की, जो कि यूपी का पूर्वांचल के क्षेत्र एक छोटा सा दल है, उसमें जो दलित समुदाय की राजनीति करता है। लेकिन उसमें समझ में नहीं आया मेरे में कि अशोक तंवर जो कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यूथ के, वो इतने छोटे से दल में क्यों गए और क्या सोच के गए। लेकिन खैर वहाँ पर वो ज़्यादा नहीं रुक पाए, और फिर उन्होंने 2021 के अंदर अपना भारत मोर्चा के नाम से पार्टी बनाई। लेकिन अपना भारत मोर्चा को भी, अपनी खुद की पार्टी को भी वो ज़्यादा नहीं चला पाए। और 2021 के अंदर उन्होंने तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस है, उसको ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं टिक पाए। और 2022 में अशोक तंवर ने तृणमूल पार्टी को भी छोड़ दिया और एक आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनके कद को देखते हुए, हरियाणा में यूथ के ऊपर जो उनकी पकड़ थी उसको देखते हुए, आम आदमी पार्टी ने उनको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन 2024 के आते आते जब लोकसभा के चुनाव थे तो अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। क्योंकि अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और हरियाणा के, और उनकी युवाओं के ऊपर अच्छी खासी पकड़ भी है और एक दलित चेहरा भी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको न सिर्फ अपना स्टार प्रचारक बनाया, बल्कि लोकसभा की शीर्षा से टिकट भी दी उनकी, ताकि दलित जो समुदाय के जो वोट हैं वो बीजेपी को मिल सके। लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी और हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को मतलब आउट करने का एक तरह से मन बना लिया था, तो बीजेपी के उम्मीदवार होते हुए भी शीर्षा से अशोक तंवर वो चुनाव नहीं जीत पाए और वो चुनाव हार गए। तो आज उसके बाद भी बीजेपी ने उनको पूरा सम्मान दिया और अपना विधानसभा के अंदर उनको स्टार प्रचारक का दर्जा भी दिया और वो अपना कार्य भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से महेंद्रगढ़ की, जो राहुल गांधी के महेंद्रगढ़ की रैली थी, उसमें अचानक से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी के सारे समीकरण है वो उनको बदल दिया। और निश्चित रूप से लगभग 15-16 सीटों के ऊपर दलित वोटों का असर भी पड़ेगा और वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये तो थी अशोक तंवर के सफ़र के बारे में। तो मैंने एक चीज़ कही थी दोस्तों कि अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए थी कि अशोक तंवर की तो नज़दीकी राहुल गांधी से है ही है। अशोक तंवर की जो वाइफ है अवंतिका, मैं थोड़ा अवंतिका जी के बारे में बताना चाहूँगा कि अवंतिका जो है वो उनकी मदर थी गीतांजलि शर्मा और पिताजी थे उनके ललित माखन जी हुआ करते।
तो उनकी माँ के बारे में बताना चाहूँगा। जो गीतांजलि शर्मा थी वो पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा की बेटी हुआ करती, और शंकरदयाल शर्मा की बेटी होने के कारण कांग्रेस के उनकी पारिवारिक नज़दीकियाँ थी। और जो ललित माकन हुआ करते वो भी कांग्रेस के एक नेता हुआ करते। ललित माकन जी जो है वो अजय माकन के जो चाचा थे। अजय माकन के बारे में मैं अपने दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये वही अजय माकन है जो पिछली बार 2022 में जिन्होंने राज्यसभा का हरियाणा से चुनाव लड़ा था, और कुलदीप बिश्नोई के अनुपस्थित रहने से और किरण चौधरी के अपने जानबूझकर वोट को कटवाने के चलते वो चुनाव हार गए थे, जो कि भूपेंद्र हुड्डा की इमेज पर उस पर असर भी पड़ा था उस चीज़ का। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मैं चर्चा कर रहा था इसके अवंतिका की मम्मी पापा के बारे में, माँ बाप के बारे में। तो जब 1985 में इसकी इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसमें एक वो चला था सिख कम्युनिटी के प्रति जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो उन्होंने उनके साथ काफ़ी बुरा सलूक किया था और निर्दोष सिखों को मारा भी गया था, जिसके लिए कई जो सज्जन कुमार और जो दूसरे नेता थे उनको सज़ा भी हुई थी इस सिलसिले में। लेकिन खैर 1985 के लास्ट में जो प्रतिक्रिया स्वरूप थी, आतंकवादियों की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने अवंतिका की माँ और बाप जब वो घर के बाहर खड़े थे उन दोनों को मतलब गोलियों से उड़ा दिया था, यानी उनका मर्डर कर दिया था। और अवंतिका थी उस टाइम पे बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। तो सोनिया गांधी ने अवंतिका को अपनी बेटी की तरह एक तरह से उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और अपने एक तरह से खुद की बच्ची की तरह वो उसकी केयर किया करते। तो इतनी नज़दीकियाँ थी अवंतिका की उसके माँ बाप की गांधी परिवार से। तो अशोक तंवर जो कि राहुल गांधी के करीबी थे, तो सोनिया गांधी ने ही अशोक तंवर की और अवंतिका की मैरिज करवाई थी, इनका विवाह करवाया था। तो इतना करीबी रिश्ता होने के कारण मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक तंवर को इंतज़ार करना चाहिए था। अशोक तंवर को इधर उधर पार्टियों से छोड़ के कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी अपनी पार्टी बनाई कभी और कुछ किया, तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहिए था। तो इसमें ये था अशोक तंवर का, मैंने कहा था कि इसलिए नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खैर अब जबकि अशोक तंवर की वापसी कांग्रेस के अंदर हो चुकी है, तो अब देखते हैं इस पर कितना असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर और वो कब तक टिक पाते हैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि अब अगर अशोक तंवर टिकते हैं, मैं मानता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा शायद टिकने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी से जो नज़दीकियाँ हैं वो उनकी इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं जितनी कि भूपेंद्र हुड्डा की नज़दीकियाँ। भूपेंद्र हुड्डा की नज़दीकियाँ तो इसलिए हैं कि हरियाणा के अंदर वो एक तरह से जननायक बन चुके हैं, और उनको अवॉइड करना पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधी परिवार के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी अशोक तंवर का जो डिफेंस है वो राहुल गांधी कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पहले स्थितियाँ हुआ करती है, आपको पता भी होगा, भूपेंद्र हुड्डा और जो दूसरे नेता जिनको G20 ग्रुप कहा करता, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार का विरोध भी किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम गांधी परिवार का बुरा समय चल रहा था और जो अच्छा समय था वो नरेंद्र मोदी का था। लेकिन समय को पलटते देर नहीं लगती दोस्तों। आज जो समय है वो नरेंद्र मोदी का खराब चल रहा है और गांधी परिवार का जो समय है वो ठीक आने लग रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है ना वो मजबूर होंगे भूपेंद्र हुड्डा के सामने और भूपेंद्र हुड्डा उसको फिर से पार्टी से निकलवाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और अशोक तंवर को भी अब कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी का जो दलित चेहरा है उसके ऊपर जो पकड़ है दलित समुदाय के ऊपर, वो अशोक तंवर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये जो 5 तारीख को यानी कल जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव के ऊपर भी असर होगा ही होगा। दलित समुदाय के 21% वोट हैं, उन 21% में कुमारी शैलजा, उदयभान पूनिया और अशोक तंवर के आने से उनमें मजबूती मिलेगी, और इस चुनाव के अंदर ज़रूर असर पड़ेगा। और जितनी सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए थी उनमें से कुछ सीटों में ज़रूर इजाफा होगा। और जिस दलित चेहरे को बीजेपी कैश करने की कोशिश किया करती, उसको एक तरह से अशोक तंवर के कांग्रेस में आने से ज़रूर झटका लगेगा, और उसके वोटों पर भी असर पड़ेगा और सीटों पर भी असर पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों वो कहानी अशोक तंवर के आने की, जो कि मैंने अपने भारत लिंक के दर्शकों के लिए बताई। और
जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जो स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा नहीं जानते थे अशोक तंवर के बारे में, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी जानकारी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों मैं ठीक हूँ या गलत हूँ इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, और अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें ताकि मैं भविष्य के लिए अपने आप को करेक्ट कर पाऊँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खाली वीडियो को देखें नहीं, सब्सक्राइब के लिए मेरा आपसे निवेदन है। तो इसके साथ ही एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।